कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कोरोना पर बातचीत के दौरान उद्योगपति राजीव बजाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई और लोग सच बोलने से डर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई और सवाल भी उठाए। At the moment you apply a full lockdown, you're changing the nature of the disease. You're moving from a non-fatal disease to a fatal disease in the minds of people. And once you've done that, then to reverse that, that is going to take significant amount of time and it's going to take a lot of effort. And he also said that, look, don't view the lockdown as a on-off switch. It's not going to be an on-off switch, because once you have moved into a lockdown, switching it off again, it's not going to be easy. It's going to be extremely complicated. I liked your point about we looked west and not east. Why do you think we looked west? So I think unfortunately we have a quasi hard lockdown, I would say, which has given us the worst of both worlds. वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजीव बजाज पर पलटवार किया है। लेकिन वो अभी राहुल बजाज के साथ बात कर रहे हैं और जो लॉकडाउन हुआ उसमें खामियां निकाल रहे हैं, लेकिन एक बेचारे हाथी के लिए पुरानी आदत है। और किस लिए कर रहे हैं? राष्ट्र के उत्थान या राष्ट्र की प्रगति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर राष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव लाना था तो 10 साल जब वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, उनके माताजी यूपीए की सर्वा रही, तब तो पूरा राष्ट्र बदल देना चाहिए था। आज जो सीख दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तब क्यों नहीं उस पर अमल किया जब उनके पास सत्ता थी? तो आज जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई हानि नहीं है, उनका अधिकार है, उनका दायित्व भी कि जी मुझे दिखना चाहिए कि मैं किसी से तो बतिया रहा हूँ, लेकिन एक सत्य ये भी है कि वो राष्ट्र के लिए नहीं बतिया रहे, अपनी राजनीति के लिए बतिया रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भयानक आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि बसों को किसी बदमाश ने आग लगाई, जिसके बाद एक के बाद एक कई बसों ने आग पकड़नी शुरू कर दी। कई बसों में आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कई बसें वहां खड़ी थी और बसों को चलाया नहीं जा रहा था। सूचना मिलने पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। बताया जा रहा है कि साजिश के तहत ये आग लगाई गई, लेकिन आग किसने लगाई और साजिश क्या थी, इस बारे में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त का मुद्दा है दिल्ली एनसीआर का बॉर्डर। ये मुद्दा इसलिए गर्म है कि लॉकडाउन खत्म होने और अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद भी दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अनलॉक 1 में सभी शहर खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुके हैं, दफ्तर खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली को यूपी और हरियाणा से जोड़ने वाले बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो हर रोज काम के सिलसिले में दिल्ली से एनसीआर के शहरों में आते जाते हैं, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से हजारों लोगों को हर रोज मुश्किल हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में आज बॉर्डर खोलने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस याचिका में दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने की बात कही गई थी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आज भी लंबा जाम लग गया। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है जो प्रशासन की ओर से जारी पास दिखा पा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा राजौरी बॉर्डर पर यहाँ पर बाइकों के चेकिंग के लिए एक अलग से लेन बना दिया गया है, जहाँ पर महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और वो बाइक को चेक कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और दिल्ली में ये लोग प्रवेश क्यों करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर इस बैरिकेटिंग को खोला गया है और यहाँ पर जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो यहाँ से प्रवेश करें। उसके बाद महिला पुलिस जो है पास वगैरह चेक कर रही है या वो जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ पर उनका उस संस्थान का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? एयरपोर्ट। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट सर। एयरपोर्ट जाना है। यहाँ पर एयरपोर्ट में ये जॉब करते हैं तो ये अपने ऑफिस का आई कार्ड दिखा रहे हैं और उसके बाद इन्हें प्रवेश करने के लिए इजाज़त दी जा रही है। तो एक तरफ महिला पुलिस मौजूद है जो कि बाइक को चेक कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए
जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों के ग्लास पे ई पासेस के नहीं लगा हुआ है, अब ई पास का नहीं लगा हुआ है, उन लोग गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है राजौरी बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबा जाम इस वजह से, जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सख्त हुई है उस वजह से लग गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंदन, आपके पास दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की स्थिति अभी क्या है और सुबह से आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, किस तरह के हालात आज देखने को मिले? देखिए गायत्री, सुबह के वक्त में 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर निश्चित तौर पर जाम हो जाता है, लेकिन अभी की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी जो है गाड़ियाँ आसानी से निकल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा गायत्री, कि दिल्ली में मंत्रालयों के दफ्तर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी ड्यूटी, ज़रूरी काम से जुड़े हुए और दिल्ली की तरफ जाते हैं, इसलिए उनके पास वैलिड पास होता है और पुलिस वाले उनका पास दे करके उन्हें दिल्ली में एंट्री करने देते हैं। हमने ये देखा कि जितनी भी गाड़ियाँ इस बॉर्डर पर आती हैं उनमें 100 में से 99 गाड़ियों के पास अपना पास होता है, लेकिन उनके कागजों की जांच करने की वजह से यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है। दिल्ली सरकार को निश्चित तौर पर एक बार जी, यानी जो तमाम लोग खड़े हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमित, जल्दी से आप भी बताइए वहां पर क्या हालात बने हुए हैं आज? जी गायत्री, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज इसी मामले पर सुनवाई होनी है। 11:10 पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो सुनवाई जो है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, यानी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। वजह यह है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जितने भी मामले में सुनवाई हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ राजौरी बॉर्डर की। ये यहाँ देखिए, जो मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के पास ई पास है, और जब से ये बॉर्डर सील किया गया है सभी जो ड्राइवर है या जो चालक हैं वो उन्होंने अपने गाड़ियों के ग्लास पर वो पास लगा लिया है ताकि पुलिस के जवान उसे देख पाएं, और जिन गाड़ियों के पास नहीं लगा हुआ है उन गाड़ियों को ही केवल रोका जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको, यहाँ पर महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और बाइक को यहाँ पर रोका जा रहा है, और जिन बाइक के पेपर्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, और जिनके पास नहीं है उनको वापस यू टर्न करके वापस गुरुग्राम में जाने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर जवान मौजूद हैं, जो लोग नियमों का वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। ये बताइए कहाँ जाना है आपको? सर, मैं राज्यसभा सेक्रेटरी ऑफिस में जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तस्वीरें देख ले, जैसा कि चंदन बता रहे थे कि जो मैक्सिमम ऑफिस हैं वो दिल्ली में है, जो मंत्रालय है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से ये है, और ये इनके पास नहीं है तो ये अपना आई कार्ड दिखा के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बाइक का जवान जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा था, उनके कागजात चेक कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान, और जब तक इनके कागजात चेक नहीं हो जाएंगे तब तक इनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, और इस वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है, और जो पुलिस के जवान है लगातार यहाँ पर सख्त है। जी बिल्कुल अमित, आएंगे आपके पास। इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जुड़ चुके हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा भी हमारे साथ हैं। सौरभ भारद्वाज जी, सबसे पहले आपके पास गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, अभी अमित दिखा रहे थे, उससे पहले जैम भी लगा हुआ था वहां पर। ये जैम क्यों लगा है सर? अब तो कई दिन हो चुके हैं फैसले के बाद भी। मुझे लग रहा है कि ये शायद आज ही बॉर्डर पे सख्ती की गई है, वरना 2-3 दिन से तो बॉर्डर जो मेरे कई लोग यहाँ पे आए हैं, कई मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि बॉर्डर ओपन ही थे, कोई सख्ती नहीं थी। मुझे लग रहा है क्योंकि आज हाई कोर्ट के अंदर तारीख है तो शायद आज जो है चेकिंग की जा रही है। और देखिए इसके अंदर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हमने दिल्ली के लोगों से राय मांगी है, बहुत भारी तादाद के अंदर राय आ रही है, और ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने किसी खुशी के लिए इसको परमानेंट बंद कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि अब दिल्ली के अंदर 2-3 मेट्रोज ऐसे हैं जिसमें बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल देश में सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली मार जो है हर देश में जो है पहले उन सिटीज पे पड़ती है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल सबसे ज्यादा होता है, जैसे न्यूयॉर्क में थी। अब जो सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जो सीमित अस्पताल है, उनकी जरूरत जो है दिल्ली के अंदर पड़ रही है। और ये जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन रहा, सौरभ भारद्वाज जी, आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि एक लॉकडाउन का लंबा दौर लोगों ने देखा, अब पहले यूपी की तरफ से बॉर्डर बंद कर दिया गया, फिर हरियाणा ने भी अपना बॉर्डर बंद कर दिया, अब दिल्ली की तरफ से बॉर्डर बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल और चिंता का विषय आम आदमी है।
वो तो अभी भी इसी बॉर्डर में उलझे हुए हैं। सर आ रहे हैं आपके पास। अब शिवम छाबड़ा जी, आपके पास कुछ यही स्थिति कुछ दिन पहले तक हमने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देखी, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर देखी, उधर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर देखी। सवाल आम आदमी का है कि अगर आप फैसले ले रहे हैं तो फिर उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों आम आदमी घंटों इंतजार करे? देखिए, एक बात को आपको समझना होगा, जब केंद्र सरकार ने ये डायरेक्टिव इशू किया अनलॉक 1 का भी, तो उस दौरान भी स्टेट्स के पास में पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार हैं कि वो अपने अपने प्रदेशों के हिसाब से अपनी अपनी स्थिति को आकलन करते हुए निर्णय कर सकती है। मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा ने अपनी अपनी स्थिति का आकलन कर करके इसको निर्णय को लिया, दिल्ली से अपने अपने जो बॉर्डर उनके लगते हैं उसको सील करने का काम उन्होंने किया। लेकिन हमको ये बात, देखिए, अनलॉक 1 निश्चित रूप से हो चुका है, पर जनता को, लोगों को इस बात को समझना होगा कि स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है, स्थिति अभी भी हमारे से बेकाबू है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से स्पाइक रेट बढ़ रहा है, हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर पल लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं सीमित हैं, तो आप कल्पना करिए कि स्थिति भयावह तो होनी तय है। और रही बात ये जो आपने भी आप बात, तो यही दलील तो दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज भी, कह रहे हैं कि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम बॉर्डर सील कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल आम आदमी को लेकर है। शिवम जी आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच देख लेते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। पास के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यू टर्न मारना पड़ रहा है, बिकॉज मॉल में काम करते हैं तो माइट भी 8 से मॉल खुल सकते हैं, तो बिकॉज जो प्राइमरी जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए तो हमें जाना है, तो बट हमें वापसी भेज दिया गया। 2 दिन से तो गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लोग आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, कोई क्लियर गाइडलाइन ही नहीं है तो क्या करें। ऑफिस वाले भी तो हमें बोल ही रहे हैं ना कि आओ, और लोग कैसे आ रहे हैं, तो हम किसकी देखें? अब ऑफिस की तरफ से भी वो हमें आ रहा है और यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये कर रखा है, तो बीच में लटके हुए हम, तो इसका तो समाधान कुछ होना चाहिए ना। सौरभ भारद्वाज, लोग कह रहे हैं कि हम तो बीच में अटके हुए हैं। एक शख्स ने कहा कि 2 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तीसरे दिन रोक दिया गया। मैं आपकी ये बात मान रहा हूँ, और देखिए है प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं, मगर एक आदमी की उसकी प्रॉब्लम जो मॉल जाना चाहता था, मॉल की खोलने की तैयारी में और वो नहीं जा पाया, और एक उसकी प्रॉब्लम जिसका बाप या घर का कोई बुजुर्ग जो है बिना अस्पताल के मर जाए। तो सरकार को अब इस पूरे वक्त में इन 2 प्रायोरिटीज के अंदर तय करना है। ठीक है, समस्या तो देखिए लॉकडाउन भी किया तो बहुत समस्याएं थी, मगर प्रायोरिटी ये थी कि क्या इस दौरान लॉकडाउन करते हुए आपको स्वास्थ्य, मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जब लॉकडाउन किया गया तब केंद्र सरकार ने समस्या नहीं देखी, अब आप अपने फैसले ले रहे हैं तो भी समस्या लोगों को हो रही है। लेकिन ये समस्याओं का अंत कब होगा सर? समस्याएं, जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब समस्याओं की प्रायोरिटी देखी जाती है तो ये देखा जाता है किस फैसले में कम समस्या है, किस फैसले में ज्यादा समस्या है, तो उसके हिसाब से सरकार प्रायोरिटी करती है। और जिस तरीके से अगर कुछ दिनों के अंदर जब फैसला ले लिया जाएगा कि ये बॉर्डर अब सील रहेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते के लिए, तो फिर इन लोगों को समस्या नहीं होगी, क्योंकि फिर इन लोगों को पता है कि इनकी एंट्री नहीं हो पाएगी दिल्ली के अंदर। अभी आज समस्या इसलिए हो रही क्योंकि अभी तक बॉर्डर खुला हुआ था, आपकी वीडियो में ही वो बता रहे हैं कि 2 दिन से तो खुला हुआ था, आज ही बंद है। तो पहले दिन क्योंकि ये आज इन्फोर्स हुआ है तो बहुत सारे लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा, दे हैव टू गो बैक आल्सो, ये सारी दिक्कत होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको हर राज्य को अपने सीमित संसाधन के लिए लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। नोएडा के अंदर जो अस्पताल है तो उनको मैप करना पड़ेगा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा आसपास के इलाके नोएडा में जाएं, लखनऊ के आसपास के इलाके लखनऊ के अंदर जाएं, और ये मैपिंग हर राज्य जब कर लेगा तो लोगों के लिए भी बहुत आसान होगा। जरूरी नहीं है कि हापुड़ से कोई आदमी दिल्ली में आके इलाज कराए या दिल्ली से कोई आदमी अगर बात सिर्फ इलाज की नहीं है, इलाज का तो मसला है ही लोगों के सामने, लेकिन उन लोगों के काम धंधे भी हैं जो लोग दिल्ली से एनसीआर की तरफ रुख करते हैं, एनसीआर से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। हालांकि दिल्ली से तो जा सकते हैं वो, लेकिन फिलहाल अब दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है, उनके काम धंधे पर असर पड़ रहा है। प्रॉब्लम दरअसल वहां से शुरू हो रही है। आएंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि अनलॉक 1 में राहत मिलने के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है और जैम के हालात बन गए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है, और गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति हम देखें तो गाजीपुर बॉर्डर पे थोड़ा बहुत जाम है। हालांकि ज़्यादातर गाड़ियां जो है वो एंटर कर रही हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि इन गाड़ियों के पास वैलिड पास है। जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर ही लोग चिपका देते हैं पास को, लेकिन बॉर्डर सील करने का नतीजा ये हुआ है कि गाड़ियों के पास चेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। ख़ास बात यह है कि राजधानी दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो एंट्री करना चाहते हैं उनके पास वैलिड एंट्री पास होता है, क्योंकि
दिल्ली में प्रिविलेज लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर सभी मंत्रालयों के दफ्तर हैं, रेलवेज़ का हेडक्वार्टर है, रेलवे के डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, देश में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स राजधानी दिल्ली के अंदर हैं, जिसकी वजह से जो नेसेसरी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं या जिनके पास वैलिड पास है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बड़ी मंडियां हैं, बड़े मार्केट्स हैं और वहां से सामान लाना या ले जाना ये तमाम चीज़ें होती रहती, जिसकी वजह से जो गाड़ियां बॉर्डर पर दिखती हैं उनमें से ज़्यादातर गाड़ियों के पास दिल्ली आने के लिए पास होता है, उनकी एंट्री वैलिड होती है, लेकिन हर किसी के कागज़ को जांच करने के लिए गाड़ियां रोकी जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर जाम लगता है। यानी कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील करने का जो फैसला किया है उसका नतीजा केवल यही हुआ है कि गाड़ियां एंटर तो कर रही हैं लेकिन बॉर्डर पर जाम लग रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि दिल्ली एनसीआर में आवागमन के लिए कॉमन पास हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में आने जाने के लिए बन सकता है कॉमन पास। तो ये लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन कितनी राहत होगी ये भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, हरियाणा और यूपी को ये साफ निर्देश दिया गया है कि कॉमन पास बनाने पर काम किया जाए, कॉमन पास बनाया जाए दिल्ली एनसीआर के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, अब ये कोर्ट की तरफ से निर्देश के कॉमन पास हो लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए, और ये दोनों ही सरकारों को, दिल्ली और हरियाणा दोनों को दिया गया है। देखिए कोर्ट्स के जो निर्देश होंगे उसको तो सरकार पालन करेगी, और हो सकता है कि कोर्ट्स ने इसके अंदर कुछ जो अलग अलग लोग हैं उनकी दलील को देख के पास बनाया हो, और हो सकता है इससे भी जो है जिस प्रॉब्लम को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है इसमें उसका फायदा हो। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट इतना ही है कि जो सीमित संसाधन है वो चाहे दिल्ली के हों या एनसीआर के हों, वो संसाधन जो है वो इस सीमित लोगों के लिए ही पर्याप्त है। मतलब हर एक चीज पर ये जो बातें, ये जो सुझाव, ये जो निर्देश है, ये सरकारें क्यों नहीं समझ पाती? अब कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन ये व्यवस्था सरकारों की तरफ से क्यों नहीं बनती है? उसका कारण ये है, देखिए 3 अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं और कोई राज्य सरकारों को मतलब तीनों को एक साथ बिठा सकता है, या तो केंद्र बिठा सकता है या इनको जो है वो आपका कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बिठा सकता है। तो अगर नहीं भी हुआ तो मुझे लग रहा है अगर कोर्ट की तरफ से हो गया तो भी एक ये मुझे चलिए अब उम्मीद है कि कोर्ट के इस निर्देश के बाद शायद जो आम लोग हैं उनको कुछ राहत मिले। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। मुंबई में तूफान निसर्ग का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई समेत कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोग सड़कों पर लाइट जलाकर चल रहे हैं। कल मुंबई में तूफान की वजह से कई पेड़ गिरे थे और कई कारों को नुकसान पहुंचा था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई में तूफान निसर्ग का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। कई इलाकों में भारी बारिश और बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। साइक्लोन निसर्ग का खतरा तो मुंबई से पूरी तरह से टल गया है, लेकिन उसका असर अभी भी महाराष्ट्र के कई जगहों पर देखा जा सकता है। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े और साफ तौर पे देख सकते हैं कि मुंबई में जो बारिश है वो अभी भी लगातार हो रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और आप देख सकते हैं कि सुबह होने के बावजूद भी जो गाड़ियाँ रोड पर जो चल रही हैं, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, सभी अपनी हेडलाइट चला कर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। बड़ा हादसा ना हो इसलिए जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो धीरे चल रही हैं, और साथ ही साथ जितने भी टेल लाइट या फिर पार्किंग लाइट है वो जलाकर सभी गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं उन्हें लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। और जो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ये जो हालात हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों पर रहेंगे, और यहाँ तक हम रत्नागिरी, कोंकण इलाके और पालघर थाने की बात करें वहाँ पर भी सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, और बताया जा रहा है कि ये जो बारिश है वो पिछले 48 घंटों तक रहेगी। विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव मुंबई से ही जुड़ गए हैं। विवेक, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत पानी भरा हुआ है।
बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि बीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि साइक्लोन निसर्ग को लेकर उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। इससे हम मुंबई के परेल इलाके में देखिए, परेल इलाके की जो सड़कें वो पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुकी हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जो सड़क है उसे बंद कर दिया है, कोई जाए नहीं वहां पे, लेकिन उसके हिसाब से देख सकते हैं जो गाड़ियां एक दो जो इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही हैं, उसकी स्थिति देखिए कहाँ तक गाड़ी में पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुलिस स्टेशन है, मुंबई का सैंड पुलिस स्टेशन है। देखिए पुलिस वाले जो लोग हैं अपनी ड्यूटी, लोग गड्ढे में ना गिरे इसलिए बाकायदा पानी में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उस हालात में ये ड्यूटी कर रहे हैं। और पानी भरे होने की वजह से मुंबई पुलिस ने और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं गायत्री की जब बीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि उनकी तूफान को लेकर पूरी तैयारियां क्या हैं, ये देखिए जमीनी हकीकत में आपको दिखा रहा हूँ। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो नजारा सिर्फ इसी इलाके का नहीं है, मैं अगर दूसरे साइड अगर दूसरे इलाके की बात करूँ वहां पर भी पानी कुछ इसी तरह भरा हुआ है। दोनों सड़कों को दोनों तरफ पानी कम से कम घुटनों तक भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले आधे पौन घंटे से बारिश नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी पानी देखिए किस तरह से घुटनों तक पानी भरा हुआ है, रास्ता पूरी तरह बंद किया हुआ है। देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल कोई नाले जैसा, कोई बड़े नाले जैसा दृश्य दिख रहा होगा, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है तो बीएमसी की पोल कहीं ना कहीं खुलती नजर जरूर आ रही है। अब सवाल ये होता है गायत्री कि जब प्री मानसून अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मानसून आने वाला है, उसको लेकर बीएमसी की क्या तैयारियां हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब मानसून पूरी तरीके से मुंबई में दाखिल होगा, मुंबई में शुरू होगा, 2 से 3 महीने तक मानसून रहता है मुंबई में, उसके बाद शहर की हालत क्या होगी गायत्री? बिल्कुल विवेक, अभी तो तूफान ने चिताया है, मानसून आना बाकी और उससे पहले ही मुंबई की सड़कें लबालब पानी से चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, जो बीएमसी के व्यवस्था की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अहम खबर, दिल्ली एनसीआर की बॉर्डर पर लोगों को परेशानी से जल्द मिल सकती है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से दिल्ली एनसीआर में आने जाने वालों के लिए कॉमन पास बनाने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए एक कॉमन पास जारी करे ताकि लोगों को राहत मिले। 1 हफ्ते के भीतर समस्या निपटाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले में सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने कहा है कि एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए, यानी कि सभी राज्य मिलकर आपस में बातचीत करके एक पोर्टल बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकता है अगर उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति को आमतौर पे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है और काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये तीनों राज्य बैठकर बात करें और 1 हफ्ते में इस मसले का समाधान निकालें, जिससे लोगों को एक जगह ई पास मुहैया हो जाए। यानी एहतेशाम, अभी फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर सील है 1 हफ्ते के लिए, अभी फिलहाल 1 हफ्ते तक कोई राहत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर इस पूरे मसले को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, सीलिंग एक अलग चीज है, सीलिंग तो अपनी जगह वो रहेगी, लेकिन कुछ लोगों को जो एग्जेम्पशन दिया गया है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसके लिए उन्हें पास लेना पड़ता है। वो पास सरकार देती है, तो उस पास को लेने के लिए अगर आपको जिस राज्य में जाना है वहां पे कभी आवेदन देना होता है, कभी अपने राज्य में देना होता है, तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक ऐसा क्राइटेरिया निकाला जाए, एक ऐसा समाधान निकाला जाए कि लोगों को पास लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकना ना पड़े और पूरी क्लैरिटी हो, एक ही जगह आवेदन दें और पास मिल जाए, जिससे वो फरीदाबाद से नोएडा भी जा सकते हैं, फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से गुड़गांव जा सकते हैं। तो लोगों को आपस में आवागमन में यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल एहतेशाम, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जिस तरीके से लोगों को अलग अलग जाकर पास के लिए अप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक कॉमन पास हो, यानी एक ही जगह से लोगों को पास जारी किया जाए। वो कॉमन पास होगा जिसके जरिए वो फरीदाबाद भी जा सके, गुरुग्राम भी जा सके, दिल्ली भी जा सकें, उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हो सकें। बात कोरोना वायरस की। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
वहां पर मरीजों की तादाद 74,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 23,645 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,100 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,652 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और ऐसे देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 18,51,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 5,84,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,31,000 के पार जा पहुंची है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 2,81,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर आता है स्पेन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,40,326 है। चीन के साथ महीने भर से चल रही तनातनी के बीच भारतीय रणनीति का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के सैनिकों के पीछे हटने की खबर है और कई और इलाकों में पिछले 3-4 दिन से चीनी सैनिकों की कोई बड़ी गतिविधि भी देखने को नहीं मिल रही है। दोनों देशों के बीच 6 जून को होने वाली अहम बातचीत से पहले LAC के पास चीन के सैनिकों के पीछे हटने से तनाव कम होने की बात सामने आ रही है। शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच मई के पहले सप्ताह से बातचीत का यह दौर जारी है। क्या आप चीन पर भरोसा करते हैं? क्या चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच आप मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे? आपकी पसंद कौन सा चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग? चीन की दुनिया में कितनी हैसियत और धमक है? न्यूज 18 एक ऑनलाइन पोल शुरू कर रहा है। 13 भाषाओं में शुरू हुए इस पोल से जुड़कर आप भी चीन के बारे में अपनी राय बताएं। लॉग इन करें news18.com/hindi पोल पर और कुछ सवालों के जवाब दें। यह पोल आपको बताएगा कि भारत के लोग अपने पड़ोसी चीन को दोस्त मानते हैं या फिर दुश्मन। निसर्ग तूफान के तट से टकराने के बाद इसका असर मध्य प्रदेश के शाजापुर में दिख रहा है, क्योंकि कई घंटों से वहां लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में जोरदार बारिश की आशंका जताई है। इस बीच लगातार बारिश की वजह से लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। निसर्ग तूफान का आंशिक असर मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही शाजापुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल शाम से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जो कि रात भर चलता रहा। अभी भी बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली ठप रही, जिससे लोग परेशान रहे। हालांकि मौसम में काफी ठंडक छा गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि शाजापुर जिला जो है, जो कि ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, वहाँ पर शाजापुर और शुजालपुर और कालापीपल के कुछ क्षेत्रों में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी बारिश काफी कम है, लेकिन हवाओं की गति काफी है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान जताया है। तो निसर्ग के असर जो है वो शाजापुर में भी देखने को मिल रहा है और आज उम्मीद की जा रही है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश का ये शाजापुर, जहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल निसर्ग तूफान का असर यहां पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जोरदार बारिश यहां आ सकती है। फिलहाल बारिश का जो सिलसिला है वो बना हुआ है और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश के शाजापुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर तेज हवाओं के साथ साथ हो रही है बारिश और अब मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश हो सकती है। देश भर में अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद यूपी के एक ब्यूटी पार्लर में एक दुल्हन को सजाया गया। खास बात यह रही कि ब्यूटी पार्लर में दुल्हन को सजाने वाली महिला ने पीपी किट पहनकर यह काम किया। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर में पीपी किट का इस्तेमाल जरूरी है। हालांकि दुल्हन को सजाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने दुल्हन को अपने घर में सजाया।
हर हालात में हम लोगों ने कैसे उसको मेंटेन करके फिर उस हिसाब से किया, जैसे पीपीटी किट ली और ब्राइडल को भी एंट्रेंस पे ही हम लोगों ने पूरा सैनिटाइज किया, उसके हैंड वॉश कराए। मेकअप का सामान भी था हम लोगों के पास, तो वो हमने ऑलरेडी इतना निकाल के रख दिया था कि एक ही ब्राइडल के जो काम आए। उसके बाद फिर जो ब्रश व्रश जो हमने यूज़ किए वो भी सैनिटाइज कर दिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में व्यापारियों और पुलिस के बीच हुई बैठक में लापरवाही खुलकर सामने आ गई। रेड जोन होने के बावजूद पुलिस और व्यापारियों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन हुआ। बैठक में इतने व्यापारी शामिल हो गए कि वहां भीड़ जुट गई और पुलिस से बातचीत करते हुए लोग ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भूल गए। फिरोजाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है और ऐसे में लोगों की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। व्यापारियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यापारियों के साथ खड़े हुए थे, वो भी आगे बढ़ गए। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे समझाया लोगों से, कहा भी यार डिस्टेंसिंग से रहो। हमने तो प्रार्थना सबसे की कि अपनी अपनी दूरी बनाए रखें, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं मानते हैं।